क्योंकि सर मेरा ही मानना है कि देखिए हर 10-15 साल में ना म्यूजिक का टेस्ट चेंज होता है। हो मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। हमको थोड़ा ध्यान ये भी देना कि अगर हम चलो 10 गाने निकाले तो उसमें से हमारे अगर 5 डीजे गीत हैं तो उसमें से 2-3 हमारे 1-2 झोड़ा हो, 1-2 चाचरी का छपेली वाला गीत हो। ए क्या भलो मेर इंटरव्यू होने लग रो दाजू यो हलद्वनी बाजार हो कलम सुरुरु लिख देने पाला हो चढ़ी फुरुरु उड़ गई माला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी। आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के लोक गायक नीरज चुफाल। आपने एक गाना सुना होगा, अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में। और इन्होंने कम उम्र में काफ़ी नाम कमाया है और एक बहुत प्यारे सिंगर है। ये उत्तराखंड संस्कृति के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा में भी हाथ जमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं नीरज चुफाल से। और प्रतिपक्ष संवाद के हमारे सारे श्रोताओं को नीरज सिंह चुफाल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। तो नीरज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी इसमें शुरुआत कैसे हुई और जो ये आपका गाना है काफ़ी मिलियंस में पहुंच चुका है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। सर मेरी शुरुआत 12th जब मैंने किया उसके बाद हुई एक्चुअली म्यूज़िक लाइन में सीरियसली, क्योंकि मेरे अंदर जो टैलेंट था म्यूज़िक को वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया, मेरे माँ बापों ने बाद में रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी फ़ौज में हैं, अभी भी कार्यरत हैं, और छोटा भाई भी फ़ौज में है। तो अब होता है कि आर्मी पर्सन्स बहुत, क्योंकि पापा हमेशा ड्यूटी में रहा करते थे तो उन्होंने बहुत कम टाइम हमारे साथ स्पेंड करा करते थे। तो स्कूलिंग वगैरह जब हमारी चलती थी तो उनको उतना टाइम नहीं हो पाता था कि मतलब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी हॉबी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा नहीं रह पाए। तो लेकिन मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से पढ़ा हूँ। अच्छा। तो मेरे अंदर पहले से एक ये खूबी थी कि मैं बिना सीखे, मतलब जो हमारी स्कूल की प्रेयर्स होती है उसमें मैं कॉन्गो वगैरह प्ले किया करता था, ढोलक बजाता था। एक्चुअली हम 2000 में बाहर आ गए थे, पिताजी हमको बाहर लेके आ गए थे पढ़ाने। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची से पढ़ा है, फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय गोवा से, और उसके बाद हम हल्द्वानी में सेटल हो गए थे 2006 में। उसके बाद क्योंकि यहाँ से हमारा सेंट्रल स्कूल नज़दीक था तो हम यहीं सेटल हो गए, फिर अब यहीं मकान बना के रह रहे हैं। तो वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। तो केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल होता है वो। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ शायद, क्योंकि मेरे अंदर रिदम था। मैं आज एनालाइज करता हूँ कि बिना सीखे मैं जब प्रेयर्स में कॉन्गो ड्रम बजा रहा हूँ तो कुछ खास बात होगी मुझे, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी हुआ करता था। तो वो मेरे अंदर टैलेंट था। लेकिन हाँ, शौकिया तौर पर तो हर कोई सिंगर होता है, गब्बू भैया। तो शौकिया तौर पर तो सर हर कोई सिंगर होता है। आप भी गुनगुनाते होंगे कभी, बिल्कुल। खाली कमरे में कभी आपको कैसे मौका मिलता होगा तो आप गुनगुना लिया करते होंगे। तो वैसे हम भी गुनगुनाया करते थे। लेकिन 12th के जब मैंने बोर्ड की परीक्षाएं दी उसके बाद मैं 2 महीने ऐसी मजाक में गिटार सीखने के लिए चला गया अपने दोस्त के साथ। कि उस टाइम क्रिकेट भी हम खेला करते थे, लेकिन दोस्त ने बोला चलो कुछ एक्टिविटी सीखते। तो हमने गिटार सीखा थोड़ा कूल लगने के लिए। तो गिटार सीखा 2 महीने। तो जो हमारे टीचर थे जो सिखा रहे थे तो उन्होंने बोला कुछ गाना वाना गाओ। तो हमने गाना गाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी पकड़ जो सुरों को लेके है वो नेचुरली, मतलब तुम गाने को हल्का म्यूजिक में मतलब रुचि बढ़ते रही ऐसी। जी, तो रुचि भी बढ़ी। और फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा टैलेंट के बारे में बोला कि आप गाने पकड़ लेते हो आसानी से बिना सीखे हुए। मतलब आप, मतलब हाँ, हालांकि मैं उतना अच्छा नहीं गाता था लेकिन थोड़ा बहुत सुर में मैं कर लेता था। कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है जी, कुछ थोड़ा बहुत गॉड गिफ्ट होता है, क्योंकि सुनते सुनते कई बार हम अच्छा गाते हैं। फिर फिर 2014 की रामलीला में मैं कहूँगा कि वो मेरा पहला एक पुश मिला मुझे। 2014 जब मैंने रामलीला के मंच पर गाना गाया और उसमें हमारे राकेश खनवाल जी उस टाइम आंचल कला केंद्र में कीबोर्ड बजाया, क्रीम पाउडर वाले जी, क्रीम पाउडर जिनका आज गाना हिट है, वो कीबोर्ड बजाया करते थे। और हमारे आंचल कला केंद्र के जो दल नायक हैं मोहन पांडे, तो वो उनका दल हुआ करता था। तो उनके सामने मैंने पहले डीडी हाटे की छमना छोरी पप्पू दा का गाया। और जी, और वहाँ पर दर्शकों ने इतना ज़्यादा उसको प्यार दिया। और उसके बाद मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि आप बिना सीखे इतना सही गा रहे हो तो आप थोड़ा सीख लो, आप और अच्छा गाएंगे। तो फिर वहाँ उसके बाद मैंने शास्त्रीय संगीत से BA किया MBBS
जी कॉलेज से। अच्छा। उसके बाद फिर एमए किया और फिर धीरे धीरे मेरे गुरुजी रहे प्रहलाद सिंह मेहरा जी, उनके पीछे मैंने कोरस किया काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी कि कैसे कहाँ पर कैसे मुर्गी लगानी, कैसे खटके लगाने। हम सभी लोग को पता है कि प्रहलाद सिंह मेहरा जी की जो गायकी थी वो कितनी कमाल थी। जी, तो हालांकि वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका सिखाया हुआ जो है हमेशा हमारे साथ है और वही मेरे गुरुजी रहे और उन्होंने मुझे इस फील्ड में फिर बहुत कुछ चीज़ें सिखाई। तो आपके ये मतलब पारिवारिक जो था वो कोई संस्कृति से जुड़ा हुआ या म्यूजिक से जुड़ा हुआ नहीं रहा है? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई म्यूजिशियन वगैरह म्यूजिक लाइन में कोई नहीं है जी। तो और अब आगे का क्या विचार है आपका? सर आगे का मेरा ये विचार है कि जैसे कि अल्मोड़ा अंग्रेज टैक्सी में का आपने जिक्र किया था, तो वो गाना आया तो उसके बाद हालांकि झोड़े आ रहे थे जी, हालांकि झोड़े आ रहे थे, लेकिन उसके बाद झोड़े और ज़्यादा तेजी से आने लगे और झोड़ों को एक अलग पहचान मिल चुकी है अब पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। चाहे कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार ले लें, नेपाल में भी झोड़े हमारे पसंद किए जा रहे हैं और दूर दूर विदेशों तक काफ़ी सारे झोड़ों का जो ट्रेंड आया, अभी आप देखते हैं हर दिन बहुत सारे झोड़े आते हैं। तो आपको कुछ अंतर लगता है जो पहले झोड़ा गाते थे और जो अब गा रहे हैं, आज की पीढ़ी जो गा रही है, और जो पहले के गाते थे जैसे नैननाथ रावल जी वगैरह हो गए, जो पुराने सिंगर है प्रहलादा हो गए, उनमें और आज की पीढ़ी में क्या अंतर है? सर उसमें अंतर यह है कि जहाँ तक मुझे संगीत की नॉलेज है, जो पहले का जो म्यूजिक हुआ करता था वो यहाँ पर लगा करता था। हालांकि आज हम झोड़े गा रहे हैं, लेकिन जो म्यूजिक का पैटर्न चेंज हो गया है। आपको पता ही है कि डीजे पर ज़्यादा हमारा जो म्यूजिक है वो ज़्यादा चलने लगा, तो अब झोड़े जो हम लोग बना रहे हैं तो झोड़ों में अब हम किक डालते हैं, उसमें रिदम लगाते हैं, खड़ी रिदम लगा रहे हैं और फास्ट रिदम पर झोड़े गाए जा रहे हैं द्रुत लय में। हालांकि झोड़ा चांचरी खेल जो होता है वो थोड़ा विलंबित लय में होते हैं, तो उसमें थोड़ा फास्ट रिदम करके और उसको फिर यूट्यूब में डाला जा रहा है ताकि लोग शादी ब्याह समारोह में थोड़ा डांस काफी पसंद भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, आज की पीढ़ी भी काफी पसंद कर रही है झोड़े वगैरह को, और आपके तो काफी झोड़े ही आए रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कलम सुरुरु अभी लेटेस्ट 1.2 मिलियन के आसपास हो गया। बैट कौशिला मेरी गाड़ी में गरुड़ो भी 2 मिलियन के आसपास गया। तो मोस्टली झोड़े मतलब मेरे काफी हिट है और अदर गीत भी हैं, और अल्मोड़ा अंग्रेज तो लगभग 20 मिलियन के आसपास गया है जी। अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, उससे काफी पहचान भी मिली है जी जी। तो जो ये अभी संस्कृति हमारी बढ़ रही है इससे में उत्तराखंड में, तो आपको लगता है कि सही राह पे है? जी सर, बिल्कुल सही राह पर है। मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखता हूँ सर। हालांकि कुछ पुराने जितने हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, हालांकि वो हमारे काम से बहुत ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारा जो उत्तराखंडी म्यूजिक है वो बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा है। क्योंकि उसका आप एक एग्जांपल गुलाबी शरारा से देखिए। हालांकि हमारा लोक गीत जो है पहले से चलते हुए आ रहे हैं और वो अपने आप में बहुत कमाल है, लेकिन जो गुलाबी शरारा ने जब हमारा एक गाना हिट हुआ तो उसने कई सारे रास्ते हमारे म्यूजिक के लिए खोले कि लोगों को ये भी पता लगा कि उत्तराखंडी एक लैंग्वेज होती है, देश से नहीं वो विदेशों में भी पहुंचा है, पूरा वर्ल्ड वाइड वो ट्रेंडिंग रहा नंबर 1। और ऐसी अभी क्रीम पाउडर देखिए 70 मिलियन, और थल की बजारा 60-70 मिलियन गया, फ़्वां बागा रे, और कई सारे गाने जो है काफ़ी हिट गए। तो डेफिनेटली हमारा जो म्यूजिक है उत्तराखंडी वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है तेजी से, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि आज से 10 साल पहले जब भी शादी ब्याह होते थे तो वहाँ पंजाबी गानों का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। लोग उस समय शर्माते भी थे कि उत्तराखंडी गाना बज रहा है, उत्तराखंडी गाना बज रहा है। लेकिन आज हमने म्यूजिक पूरा चेंज कर दिया, क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि देखिए हर 10-15 साल में ना म्यूजिक का टेस्ट चेंज होता है, और वो होना और वो स्वाभाविक है। आप पहले मोहम्मद रफ़ी जी के गानों को देखिए, उसके बाद 90s उदित नारायण कुमार शानू जी के गानों में थोड़ा सा म्यूजिक चेंज हुआ, फिर अर्ली 2000 में थोड़ा चेंज हुआ, और अभी 2010 में पूरा चेंज हो चुका है। तो वो म्यूजिक जो बदलाव है वो तो हमेशा चलता रहेगा। तो म्यूजिक का बदलाव हुआ, लेकिन अभी देखिए हम पहाड़ी जो जितनी भी हमारी वेडिंग से, चाहे हल्द्वानी, देहरादून, कहीं भी आप जिक्र करें बड़े बड़े शहरों में 90% मुझे लगता है कि पहाड़ी गाने बज रहे हैं। अब तो ये है कि सिर्फ पहाड़ियों में ही नहीं, अगर कोई पंजाबी वगैरह है वहाँ भी पहाड़ी गाने बज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम मतलब धीरे धीरे और जितने भी हमारे और स्टेट्स हैं उसमें हम अपने म्यूजिक की जगह बना रहे हैं उसमें। तो आप कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक से कि इस तरीके से सपोर्ट किया जाए पहाड़ी संस्कृति को, या जो कलाकार इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? आप सर इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए कलाकार हैं उनसे तो मैं यही बोलना चाहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसमें जितना टैलेंट है, जो जितना कर सकता है वो अपने हिसाब से हर कोई बंदा एफर्ट्स लगाता है। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ लोग जितना एफर्ट कर पाते हैं उतना काम कर पाते हैं। तो सभी का अपना अपना योगदान है हमारे उत्तराखंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भले ही हम डीजे गीत गाएं और चाहे हम लेटेस्ट जो गाना गाएं,
उसमें होता क्या है कि हमको थोड़ा ध्यान ये भी देना है कि अगर हम चलो 10 गाने निकालें तो उसमें से हमारे अगर 5 डीजे गीत हैं तो उसमें से 2-3 हमारे 1-2 झोड़ा हो, 1-2 चांचरी का छपेली वाला गीत हो, और थोड़ा उसमें कुछ लोक संस्कृति का कोई विलंबित झोड़ा भी उसमें ऐड ऑन किया तो जाए। ये तो झोड़ों की बात कर रहे हैं और गीत की बात कर रहे हैं, तो आप एक गीत हो जाए फिर कुछ बिल्कुल जो आपका मनपसंद हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं सुनाता हूँ। हो रन बांसुरी जन बजाए, हे हरिया बसे की हो मैं बाटुली जन लगाए, हे अरे पढ़न्या सासे की हो कलम सुरुरु लिखी देने पाला, हो चढ़ी फुरुरु उड़ गे हिमाला, ओ कलम सुरुरु लिखी देने पाला, हो चढ़ी फुरुरु उड़ गे हिमाला, ओ नेरो ने सुआ द्योलो रुमाला, हो म्यारा नानू का रखिए ख्याला। तो जैसा आपने बोला कि लोग पाश्चात्य संगीत की तरफ को भाग रहे हैं, तो सर मैं भी सुनता हूँ, मैं भी हर तरीके का म्यूजिक एंजॉय करता हूँ। काफी हैंडसम और डैशिंग पर्सन है। जी जी, क्योंकि मैं भी बचपन से बाहर आ गया, तो मैंने भी हिंदी म्यूजिक को काफी फॉलो किया, और शास्त्रीय संगीत में हम लोग अक्सर कभी थोड़ी बहुत गजलें गाया करते थे और ठुमरी वगैरह, गजल वगैरह भी गाते हैं, काफी अच्छी तो गजल मैं गाते हैं। हाँ हिंदी सॉन्ग्स में बॉलीवुड वगैरह भी गाता हूँ जब भी शोज वगैरह में मौका मिलता है, या हमारे कभी हमारा बैंड शो या ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है शोज, तो उसमें करते हैं हम लोग परफॉर्म। तो सर यही है कि इसका मुझे ना एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिला, क्योंकि मेरे आइडल पप्पू गार्गी जी थे, तो उनको ना मैंने 2012-13 के आसपास जब उनकी एल्बम्स आई थी तो मैंने उनकी गानों को सुना, वो मुझे बहुत ज्यादा कनेक्ट करे दिल पर कि इस बंदे की आवाज इतनी अच्छी कि मतलब मेरे दादाजी भी उस टाइम जिंदा थे, तो उनको भी वो गाने कनेक्ट किया जाते थे, जैसे ए जा रे चैत बैसाखा मेरो मुन इशारा क्या भलो रंगे रंगीलो ज्वार। तो वो चीजें मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे बुबू को भी ये चीजें अच्छी लग रही है और मुझे भी ये चीज बहुत कनेक्ट कर रही, तो उस बंदे में या तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक सिंगर जैसा है तो या तो मेल्स जो यंग यूथ जनरेशन है उसी को अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे सिंगर्स होते हैं जैसे कि वो पुराने लोग ज्यादा सुनते हैं उनको, तो वो पप्पू दा की एक खास बात ये थी कि उनकी आवाज को हर कोई पसंद करा करता था। और बाकी जो आपने बोला कि मैं पुरानी चीजों को गा रहा हूँ, तो इसका मैं श्रेय देना चाहूंगा प्रहलाद सिंह मेहरा जी, मेरे स्वर्गीय हमारे मामा जी और मेरे गुरुजी भी थे, उनके साथ बैठने का मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जब भी वो उनकी कोई गाने की प्रैक्टिस वगैरह हुआ करती थी, तो हमारे घर से निकट ही रहते हैं वो हल्द्वानी में, तो अक्सर मुझे बुलाया करते थे। गाने के पीछे एक महीना लगाया करते जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मुझे बुलाते थे, मैं कभी ढोलक में संगत कर देता था उनके साथ, कभी घुंघरू बजाता था, कभी हम ऐसे बैठ के कि मेरे पास क्या मैटर है वो सुना करते। तो उनसे ना मैंने काफी चीजें सीखी कि पैर ये होता है, भगनौल ये होता है, और नैना राव जी को मैंने बहुत सुना इस बीच कि क्योंकि हिंदी वाला जो टोन होता है वो अलग टोन होता है, और पहाड़ी का जो टोन होता है वो लाना वो अलग टोन होता है। तो जैसे उन्होंने मुझे पैर भगनौल सुनाया कि जब पहले के ज़माने में जब जैसे कोई स्पेशल ओकेजन्स हुआ करते थे कि जैसे शादी ब्याह होती थी, तो उसमें आदमी लोग रात काटने के लिए, क्योंकि टूटे बरात रात बिताने के लिए जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, जो होशियार टाइप के होते थे, तो वो अपनी एक टीम यहाँ बनाते थे, एक टीम यहाँ बहरियों की टीम बनती थी, आपस में भी उनका सवाल जवाब में रातें बीत जाया करती थी, और कई बार तो झगड़ा भी होता था। तो बैर भगनौल कुछ इस प्रकार से होता है हमारे उधर को जो गाए जाते हैं। दरे सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेशा, हे पांचों देव रक्षा करे, हे ब्रह्म विष्णु महेश। ये दातुले की धारा हक में की खारा, हे क्या भलो मेर इंटरव्यू होने लग रो दाजू यो हलद्वनी बाजार। तो सर कुछ इस टाइप से ये भगनौल की जो
गायन शैली होती थी, इस टाइप से गाया है। तो एक वहां से सवाल, वहां से जवाब ऐसे। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये चीजें काफी डिटेल में बताई। फिर जैसे छपेली हमको सुनाई जाती थी, तो छपेली में भी एक अलग से टोन होता था कि हमारे जो सुरयाली साइड हम जो छपेलियां मारते हैं, हाँ हाँ आप नछुड़ी को साला भैंस बनी खाला, अरे गलड़ी में घूमने गो खड़ी नी तेरा घुंघरालो बाल, हे अब तेरा घुंघरालो बाला, ए तेरा घुंघरालो बाल देखी गीत गण लग रो नीरज सिंह चूफाल, वो लगा तेरी लंबी लटीटा सारा काफुना, हे वो गाई बजोनी है जो टूटी जाली घुना। तो ये एक छपेली का रूप हो गया। हालांकि मैं थोड़ा सा इसकी लय में भगनौल के उसमें चला गया था, लेकिन तो ये एक छपेली का भी रूप उन्होंने मुझे सिखाया, न्योलियां सिखाई उन्होंने काफी सारे, जो मैंने तो अभी आपको हर तरह की न्योली, छपेली, हर किसी का अंदाज अलग है जी गाने का। बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, ये तो संगीत तो एक सागर है, तो हम तो जितना सीखो उतना। हाँ, हम तो बस जितना हमसे हो पाएगा एक चम्मच भर हम उसको ले सकते हैं। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि सर जब तक है, जब तक दम है अपने पास, तो इन चीजों को सीखता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है, जैसे मैं कभी गाँव जाता हूँ या कहीं इंटीरियर इलाकों में जाता हूँ ना, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं मैं उनके साथ जरूर टाइम स्पेंड करता हूँ। तो वो अपनी अपनी उनके टाइम पर क्या चीजें हुआ करती थी, वो अपना अपना एक्सपीरियंस जब बताते हैं, तो मुझे उनके सुनने में बड़ा मजा आता है। और उसी बहाने से वो कुछ अपने गीत, जो उनके टाइम पर जो चीजें चला करती थी, तो वो सब भी बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनसे मैं फिर धीरे धीरे सीखते रहता हूँ। अच्छा, तो ये तो हो गए छपेली, न्योली, घोड़ा की बात। जी जी अब आपका ऐसा है कि जैसे आप ऑर्केस्ट्रा में भी गाते हैं, जी 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 आप शायद ऑर्केस्ट्रा वगैरह, ये रिसोर्ट वगैरह में बिल्कुल इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। कुछ- हाँ, जैसे कभी बड़ी बड़ी वेडिंग रिसेप्शन होती है, तो हमारा अच्छा। प्रॉपर बैंड भी है, तो उसमें हम हिंदी, हल्का फुल्का सूफी और पहाड़ी नाइट भी करते हैं उसमें। यूट्यूब में आपका चैनल भी है, जी जी जी, यूट्यूब में मेरे लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं अच्छा। नीरज सिंह चौहान चैनल के। तो एक चलते जाते हिंदी गाना भी हो जाए। जी बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा आपको हिंदी गाना। हो मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तो छुपा। बहुत तो बढ़िया, इस टाइप का बहुत बढ़िया। हिंदी भी कोशिश कर लेते हैं सर।